66 डेड बॉडियां मेरे शमशान घाट में पड़ी थी, लेकिन मैं लकड़ी नहीं थी हमारे पास। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, कैसे करेंगे। एक शेर सुना था बचपन में, कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठक पछाड़ में जा रहा हूँ। जो लोग बुराई नहीं करते हैं ना, इवन देन मैं जब शुरू किया शहीद भगत सिंह सेवा दल और डेड बॉडी का काम 17 शमशान घाट रोक किए, मेरा सगा भाई मुझे कहता था बड़ा, ये इसने तो लाशों का काम शुरू कर दिया है, कफन बेचता है, खून बेचता है, लेकिन मैंने परवाह नहीं करी। कोविड के टाइम पे जो काफी भ्रष्टाचार हुए उसकी आवाज आपने उठाई, फिर आपके अगेंस्ट एफआईआर भी करा दी गई, उसके 11 एफआईआर करा दी गई। हॉस्पिटल वालों ने लाशें नहीं दी, लोगों पेशेंट को उन्होंने कैदी बना के रख लिया, छुट्टी नहीं करते थे वो। और फार्मा कंपनी वालों ने जो क्या डाया, दवाइयों के रेट बढ़ाए हैं और नकली दवाइयां बेची हैं, सब ये सब जेल जाने चाहिए। तो सर, जैसे आपकी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल अगर किसी और राज्य में कोई और युवा आके कहता है कि भाई मेरे को भी एनटीसी जैसी सेवा करनी है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ के कैसे कर सकते? भगत सिंह जी की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ थी, हमारी क्रांति करप्शन के खिलाफ है। सीधी सी बात, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीछे नहीं हटता ना। मैं तो 25 जनवरी को श्रेय हुआ था जब रात को लेट नाइट मुझे देश के मंत्री जी का फोन आया कि शंटी जी बधाई हो, आपका नाम राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, पद्मश्री कर दिया। तो मेरी एक ही तमन्ना रहेगी, बच्चा कोई बेरोजगार कर है बस। मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चे बेचारे वेले घूमते हैं और MBA करके 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांगते हैं, बस एक ही बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने समाज सेवी, एम्बुलेंसमैन, देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित पॉलिटिशियन, एंटी करप्शन वॉरियर, मल्टी टैलेंटेड श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की शुरुआत कैसे हुई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? जिंदगी में कई बार छोटी सी ठोकर इंसान को बदल देती है। बहुत बड़े बड़े ड्रिंकर, बहुत बड़े बड़े चैन स्मोकर, उनकी आदत भी कई बार एक रात में बदल जाती है जब उनको ठोकर लगती है। 1995 में एक शमशान घाट में जब मैं जाता हूँ और एक व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों के टुकड़े उठा के टोकरी में रख रहा है, मैं और मेरे दोस्त समझते हैं कि शायद चोरी कर रहा है, और हम कहते हैं भाई आप ये क्या कर रहे हो, चोरी क्यों कर रहे हो? तो उसका कहना यह था कि मैं अपने बच्चे का इलाज कराने दिल्ली में आया था, उसकी डेथ हो गई है, आज इतने पैसे नहीं है कि संस्कार कर सकूं। सुबह से बैठा हूँ, कोई 20 रुपये 50 रुपये देता है, लेकिन या तो हजारों रुपए का खर्चा है। कोई चारा ना देखकर अब मैं लोगों की अध जली लकड़ियां उठा के संस्कार करना चाहता हूँ बच्चे का। उस दिन हमें एक बहुत बड़ी ठोकर लगी यार। दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी, लोग शादी पे, एनिवर्सरी में, जन्मदिन में, मकान पे, कार पे करोड़ों रुपए लगाते हैं। बिल्कुल। और उसी राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति बच्चे की डेड बॉडी के लिए लकड़ी लेने के लिए चोरी कर रहा है, उठा रहा है। तो हमने पहला संस्कार कराया, फिर आपस में दोस्तों ने बात की क्यों ना ये काम हम शुरू करें। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। मैंने कहा नहीं यार, लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर हम लगाते हैं, पानी साफ नहीं है तो RO लगा लेते हैं, तो हम ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, शुरुआत करते हैं। एक शेर सुना था बचपन में, कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठक पछाड़ो यारो। तो शुरुआत करी, बस लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सब कुछ किया, लेकिन एक एक करके 17 शमशान घाट अडॉप्ट कर लिए और कोरोना आने तक 50,000 डेड बॉडी हम कैरी कर चुके थे। बस ईश्वर ने मौका दिया और शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू हो गया और सेवा करने का एक जुनून आ गया, वो पूरा हो गया। तो सर, ये कब लगा कि अब फुल टाइम यही करना है या मेनली यही करना है या इसी को लाइफ का पर्पस बना देना है? एक्चुअली मैं अपने बिजनेस से पूरा सेटिस्फाई हो चुका था, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत गरीबियत देखी थी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे फादर की मृत्यु हो गई। किस मुशक्कत के साथ, किस मेहनत के साथ मुझे पैसा कमाना पड़ा, ये मैं जानता हूँ। दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक मैं ट्रक की छत पे भी बैठ के भी जाता था बिजनेस करने के लिए, पैसे नहीं होते थे ज़्यादा जी। पटरी पे बैठ के भी मैंने कारोबार शुरू किया। फिर करते करते धीरे धीरे ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छा कारोबार दे दिया। कारों के काम में मास्टर हो गया, पुरानी कारों के सेल परचेज में। ऐसा भी समय आया कि पूरी दिल्ली में इकलौता मेरा ही नाम चलता था कि वही बंदा है जो गाड़ी बेच सकता है और खरीद सकता है, अभी जाओ भी, तो ऊपर वाले ने नाम दे दिया। तो एक कहीं तो भूख इंसान की रुकती है ना जाके। बिल्कुल। मेरी भी रुकी, मुझे लगा यार मुझे सेवा में जाना चाहिए, काम भी करना है, काम तो आज भी करते हैं हम, आज भी मेरा ऑफिस है रियल एस्टेट का, बच्चे भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक सनून जो था समाज उस सेवा काम के को करना है जिसको कोई नहीं करता। बिल्कुल, ये काम शुरुआत ऐसा एम्बुलेंस से की थी हमने, दाह संस्कार निःशुल्क, शव वाहन, मोर्ची बॉक्स, ब्लड डोनेशन, ये 5 काम फिक्स हो गए हमारे। और छठा था हमारा, जितनी अस्थियां बच जाती हैं शमशान घाट पे
हर महीने उनको हरिद्वार जाके प्रवाहित करना विधिवत, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं। अब आजकल मैं नहीं जा पाता, तो मेरा बेटा जो जीता वो जाता है प्रवाहित करने के लिए। तो ये काम हमारी संस्था कर रही है बस। सर, अब जैसे समाज सेवा को ही आपने पूरी तरह से लक्ष्य बना लिया है जीवन का, तो इसमें परिवार का भी बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो परिवार के सपोर्ट को, परिवार के आपके योगदान को कैसे देखते हैं आप? क्या उनका सपोर्ट मिला, कितना मिला? देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। पहली सपोर्ट सबसे मेरी माँ ने करी थी। 3 बातें उन्होंने कही थी, बेटा अब तूने शुरू किया ना, बंद मत करियो, और कभी किसी को ना मत करियो, रात हो दिन हो। और तीसरी बात बहुत बड़ी कही थी कि कभी अहंकार मत करियो कि तू कर रहा है, तू नहीं कर रहा, ऊपर वाला करा रहा तेरे से। मिसिस जब आई, उसने भी देखा कि इसका तो जुनून है, ये काम छोड़ेगा नहीं, रात को 2 बजे उठ के चल देता है, 3 बजे चल देता है। उसने भी साथ दिया। बच्चे बड़े हुए धीरे धीरे, बच्चों को भी लगा कि पापा के इस काम में बहुत बख्शिश है, और काम करने का तरीका सब सीखा धीरे धीरे उन्होंने। छोटा बेटा तो मेरा मास्टर करके आया लंदन से जाके डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उसमें भी वो भी इस कोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी डेड बॉडी मैनेजमेंट सिखाते हैं, डिजास्टर के पार्ट है कि है। जी। तो जो काम हम बिना पढ़े लिखे कर रहे थे, वो जाके उसकी डिग्री ले आया। वो बात अलग है कि मुझे अब फ्रांस की सॉर्बन यूनिवर्सिटी ने मुझे भी डॉक्टरेट दे दी। डॉक्टरेट दी मिली है, बिल्कुल। तो लेकिन बच्चों को भी वो जुनून था। कोविड में मेरा दिन रात साथ दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा था। उससे भी बड़ी बात है कि मेरे पास जो स्टाफ है, मेरे पास ड्राइवर 30 साल पुराने तक के चल रहे हैं अभी तक, वो भी सेवा के तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उनका व्यवहार है, रोजी रोटी भी जरूरी है, लेकिन वो जब किसी के घर डेड बॉडी लेने जाते हैं, उस गम के माहौल में उनके साथ, उनके खड़े होके उनका साथ देना है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत आधा गम कम हो जाता है। तो मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे स्टाफ के ड्राइवर, मेरे मैनेजर, मेरे जितने साथी हैं शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, बहुत ही लगन और डेडिकेशन से काम करते हैं। तो सर, जीवन में कभी एक ऐसा मोड़ आया जब लगा हो कि आप कमजोर पड़ गए हैं? कभी लगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ कभी ऐसा देखिए महसूस किया? देखिए, कोई भी काम हम करते हैं ना, जी। 1000 की गिनती 1 2 3 से शुरू होती है। जी। शुरुआत करने वाला बंदा चाहिए। अभी शुरू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसी ने कहा जी हम आपको पेट्रोल दे देंगे, किसी ने कहा डीजल दे देंगे। अब लोगों ने एम्बुलेंस भेजनी शुरू कर दी। कोरोना में अक्षय कुमार जी ने 2 एम्बुलेंस भेजी है मुझे। अच्छा। हाँ, आपके टेक महिंद्रा ने एम्बुलेंस भेज दी हमें, बजाज एलियंस ने भेज दी, स्लीप वेल ने भेज दी, फिर एक दिल्ली के एक गोल्डी वीर जी, उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी। ऐसे करते करते लोग जुड़ने शुरू हो गए। रोटेरी क्लब ने भेज दी। अभी भी बहुत दिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क हमने जो फैला दिया है, 30-32 एम्बुलेंसेज, ड्राइवर, पार्किंग का किराया। लेकिन हम किसी के पास आज तक मांगने नहीं गया है 1 रुपया भी, ना हमने सरकार से मदद ली, ना दिल्ली सरकार, ना भारत सरकार। जो लोग स्वैच्छिक रूप में आते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं या हम सेवा करना चाहते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और ये परमात्मा का चमत्कार है कि वो सब कुछ चलता जा रहा है। हम नहीं कर की रहे, महर वो करा रहा है, रही। हम नहीं कर रहे। सर, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपके काम को, खासकर इस सेवा के काम को, लोग राजनीति से भी जोड़ के देखते हैं कि या राजनीति की वजह से या राजनीतिक फायदे के लिए लोग करते हैं, या आपके ऊपर कुछ इस तरह का भी लोग कहते हैं। तो अगर या कहते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? राजनीति तो मर भी जाएगा ना, लोग कहेंगे नाटक कर रहा है। सच बात तो ये है। राजनीतिक व्यक्ति जो मरेगा भी तो कहेंगे नाटक कर रहा है, क्या वो सच्चा मर रहा हो। इसका नाम ही राजनीति है। बिल्कुल सर। मुझे कई लोगों ने कहा कि संटी जी आप चुनाव में खड़े हुए थे, हाँ जी। तो हार कैसे गए? तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा जब चुनाव आते हैं ना, उस समय इंसान सब कुछ भूल जाता है, वो किसी और चीज का अंधभक्त होता है, उस तरफ चल देता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस देश के संविधान के जन्मदाता, लाखों लोगों के लिए जो भगवान के रूप में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर, साहब। वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, हार गए थे। बिल्कुल। इतिहास उठा के देख हाँ लीजिए। जी। हमारे देश के टॉप मोस्ट सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जी। वेस्ट साउथ दिल्ली से चुनाव लड़े, हार गए। बिल्कुल। हमारे देश की IPS किरण बेदी मैडम जी, हाँ जी। वो कृष्णानगर से चुनाव लड़े, हार गए। वो बात अलग है कि बाद में उनको ईश्वर ने अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां दी, लेकिन लोगों की मैं जो सोच है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मुझे भी लगता है कि कई बार लगता है कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, फिर लगता है नहीं यार, लड़के ये तो 58,000 लोगों ने तो मुझे चाहा ना, 58,000 वोट लेना दिल्ली जैसे शहर में, बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये तो ईश्वर के हाथ में लिखा होता है। लेकिन
जो लोग बुराई भी करते हैं ना, इवन देन मैं जब शुरू किया शहीद भगत सिंह सेवा दल और डेड बॉडी का काम, 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए, मेरा सगा भाई मुझे कहता था बड़ा कि ये इसने तो लाशों का काम शुरू कर दिया है, कफन बेचता है, खून बेचता है, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं करी। आज ऊपर वाले की कृपा से वो भाई आज भी वहीं पे है, कभी वो स्कूल पे कब्जा कर रहा है, कभी जमीन पे कब्जा कर रहा है, गंदे गंदे उल्टे सीधे साइन करके नकली। हम ऊपर वाले की कृपा से पद्मश्री तक पहुंच गए। नेक नियत से काम करो, ईश्वर पे भरोसा करो, हाथी चलता रहता है, भोगने वाले भोगते रहते हैं, परवाह नहीं करनी है। बिल्कुल सर। तो सर अभी कोरोना काल के बारे में बात करते हैं। जब सब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, आप लाशें उठा रहे थे, तब डर डर महसूस हुआ? देखिए जो फौजी होता है ना, जी। उसकी ट्रेनिंग ही मौत से होती है। हम कोरोना आने तक 25 साल हो चुके थे हमको। बिल्कुल। इतनी लाशें देख चुका था मैं, इतनी लाशें उठा चुका था, बड़े बड़े हादसों में भी, कभी तो बिल्डिंग गिर गई, कभी आग लग गई, तो 10 15 15 लाशें उठा रहे हैं हम। उसी का शायद असर समझ लो, कुछ परमात्मा की कृपा समझ लो। जब पहला ही कोरोना आया तो मुझे, मेरे स्टाफ को, मेरे बच्चों को, सबको हो गया। मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया उसमें, जो 30 साल से था मेरे पास। मेरा बीपी जो है 35 रह गया, ऑक्सीजन 55 60 रह गई, घर पे था, हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था कोई, उस टाइम तो बच्चा वेंटिलेटर पे। लेकिन ये सब लोगों की जो दुआएं थी ना, लाखों लोगों की, हाँ जी। क्योंकि मेरे को जब मैं बीमार था, जब मैं कोविड में था, डेथ बेड पे समझ लो एक तरीके से, मुझे वैष्णो देवी के जो महंत जी हैं उनका फोन आया कि हम आपके लिए अरदास कर रहे हैं। साईं बाबा शिरडी के ट्रस्ट, जो मेन है ट्रस्ट, वहां से फोन आया, अकाल तख्त साहिब से फोन आया। इवन देन मुझे कतर जगह है एक, सऊदी में या अरब कंट्री में कहीं, वहां से एक बहन जी का फोन आता है कि भाईजान आप तो हमको जानते नहीं है, लेकिन हम आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं जो चल रहा है सारा। यहाँ की सारी बहनों ने, महिलाओं ने आज आपके लिए आज नमाज अदा करी है, दुआ की नमाज, कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे। तो मैं समझता हूँ जहाँ इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हो हमारे साथ। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ऊपर वाले ने लिखा था कि हमने जीना है, 21 में फिर काम करना है, ज्यादा वाले भयंकर वाले में भी। भयंकर। तो मौत वाला तो खौफ निकल चुका था, सच बोलूंगा, बहुत करीब से देखा मौत को। बल्कि मैं जब 14 दिन क्वारंटाइन के बाद घर पे नीचे आया तो तमाम मीडिया और सरकारी ऑफिसर्स आए हुए थे। तो पहला कोविड था, उसमें को ठीक होता था, लोग फूल वूल बड़े फेंकते थे, स्वागत करते थे हाँ जी। कि बच के आ गया। बिल्कुल। तो डर मुझे, भी था पहले में तो बहुत ज़्यादा। जी जी, तो मुझे मीडिया ने पूछा कि शंटी जी अब आप तो मौत के मुंह से निकल के आए, अब आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा जी देखो, पहली बात तो है कि हम एक फौजी की तरह काम कर रहे हैं। युद्ध लगने पर फौजी घर पे रह के मर गया तो शहीद निकल आएगा, उसको तो रणभूमि में जाना है, और हमारी रणभूमि शमशान घाट है, एम्बुलेंस है। तो हम उसमें काम कर रहे थे। वो काम करते हुए अगर किसी को युद्ध करते हुए गोली लग गई, तो मुझे एक फौजी की बात याद आती थी। करगिल के युद्ध में एक फौजी की आंख चली गई थी। तो जब उसको मीडिया ने पूछा था कि अब आपका जज्बा बड़ा है या कम हुआ है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि एक आंख बंद करके दुश्मन को गोली मारता था तो परमानेंट बंद हो गई है, टिका टिका के मारूंगा। ये ऐसे जज्बे को तो तो सलाम। मेरा भी जज्बा ये था कि बिल्कुल। मौत आ सकती थी, मौत बहुत पास आके चली गई, अब जज्बा बढ़ गया है। अब चाहे ऊपर वाला लेने भी आ जाएगा तो हम जाने वाले नहीं है, अब तो पूरी सेवा करेंगे, टिका के करेंगे, मरेंगे तो शमशान घाट में मरेंगे। हमारी गुरबाणी में लिखा हुआ है, मोहे मरने का चाव है, मरू तो हर के द्वार। तो जहां शिव जी, भोले जी महाराज खुद बैठे हुए हैं शमशान घाट में, परमात्मा की बख्शिश है, उसी शमशान घाट में रह के पता नहीं लगा 1.5 2 महीने कैसे निकल गए। जब दूसरा कोविड आया तो 4266 डेड बॉडी, और 21 दिन घर पे ना आना, मेरा वहीं शमशान में सोना, एम्बुलेंस में सोना, मिराकल था वो हमने नहीं किया, ऊपर वाले ने पता नहीं कहाँ से शक्ति दे दी उसको, कहाँ से। मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ, लगता है ये क्या हो गया एकदम से। दैट वाज मिराकल। सर आपके जज्बे को सलाम है। मतलब बहुत मेहनत करी है आपने बस कोरोना के करवा दी दौरान। ऊपर वाले ने। सर कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट कोरोना के दौरान जिसमें को देख के आपका भी मन झकझोर हो गया हो बहुत, कि यार। हजारों थे वहां तो, जो माहौल बन चुका था देश का, अपनों ने अपनों को साथ देना छोड़ दिया था। अमीर गरीब सब घरों के अंदर बंद थे, कहर था ये, वो तो बोला, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, मजदूरी करके लाते हैं,
सके बाप को हाथ नहीं लगा रहा था कोई। मतलब ऐसे ऐसे हालात देखे हैं मैंने, आपको बताऊंगा कि फ़ोन करते थे, हम कनाडा से बोल रहे हैं जी, हमारे पिताजी की बॉडी पड़ी है, उठा लो जाके। एक जगह हम गए, फार्म हाउस था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पापा अकेले हैं, जो लोग हमने छोड़े हुए थे उनके साथ केयर टेकर भाग गए सारे, अब फ़ोन नहीं उठा रहे वो, तो इट मीन्स इज़ नो मोर। तो उन्होंने वहाँ के एसडीएम को या एसएचओ साहब को फ़ोन किया होगा, तो उन्होंने बताया कि वो तो मर गया है, बॉडी घर के अंदर है और लगता है कि 3-4 दिन पहले की डेथ हुई है। हम गए तो बड़ा दर्दनाक सीन था वो, बॉडी तो खराब हो ही चुकी थी। इवन देन उनका आधा पैर या तो कुछ जानवर ले गए काट के वहाँ पे, क्योंकि फार्म हाउस में हर तरीके के जानवर भी आ सकते हैं। अच्छा उन दिनों वैसे ही नहीं कुछ खाने को मिल रहा था, तो मुझे लगता है यार आई डोंट नो कुत्ते थे या क्या था, वो अंकल जी का आधा पैर कटा हुआ था उसमें। अब हमने उनको फ़ोन किया जी हम बॉडी को रखवा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, आप हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में आ जाओ। वो सब मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं आ सकते जी, आप ही करा दीजिए। तो ऐसे समय में लगता था यार ये सब झूठ है, जितना भी हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन जो गुरबाणी में लिखा था, ग्रंथों में लिखा हुआ था कि सुख के सब साथी दुख में ना कोए, तो प्रत्यक्ष देखने को मिला। अच्छो अच्छों के परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, जीते जी तो मरने के बाद हाथ तो लगाते नहीं थे, हम लेके जाने लगते थे, कहते दर्शन करा दो, और दर्शन के बहाने जेबें टटोली, अंगूठे लगवाए, बालियां उतारी, किसी ने अंगूठियां उतारी। ये सब सीन मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। मानवता को मरते हुए देखा है मैंने। मुझे कईयों ने पूछा कि दिल्ली के अंदर कितने इंसान मरेगा, मैं कहा इंसान नहीं मरेगा, इंसानियत ही मर गई है। वो जो हालात चल रहे थे उस समय, वो खतरनाक बहुत था। वो मंजर भूलने वाला नहीं है, 200 साल तक लोग नहीं भूलेंगे उसको। सर अभी तक कितनी डेड बॉडीज को हम मतलब सर्विस दे चुकी है शहीद भगत सिंह सेवा दल? अगर मैं 30 साल की बात करूं तो हम 70,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें जनरल बॉडी भी है जो हॉस्पिटल डेथ हुई, हॉस्पिटल से घर लाए, घर से शमशान लेके गए, और इसमें लावारिस भी हैं जो पुलिस को मिलती हैं या हमको मिलती हैं, और इसमें कोविड की भी है। सारी मिला के तकरीबन 70,000 डेड बॉडी हम कैरी कर चुके हैं। सर एक किस्सा और सुना था कि एक लाश जिंदा हो गई थी, ऐसा ऐसा भी कुछ कोई इंसिडेंट? लास्ट क्या, मैं एक हमारे यहाँ जागरण होते हैं, तो एक जॉली क्लब वालों का जागरण था झिलमिल मेन रोड पे। ठीक है। मैं जब गया तो कहने लगे जी अंधेरा हुआ पड़ा था, मैंने कहा जी क्या जागरण कैंसिल हो गया, तो कहने लगे नहीं कैंसिल तो नहीं हुआ, तैयारी चल रही थी, तो जो जनरेटर का काम कर रहा था उसका अपनी ही जनरेटर की नंगी तार पे पैर आ गया है, चूंकि उसमें अर्थ नहीं होता, तो वो डेथ हो गई है। मैंने कहा बॉडी कहाँ, कहते वो पड़ी है नाले के पास ही फुटपाथ पे। मैंने जाके चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि अभी गर्म है बॉडी, तो मैंने अपनी एम्बुलेंस में रखा, क्योंकि मैं हमेशा एम्बुलेंस में चलता हूँ, जी। 30-35 साल हो गए, और मैं फटाफट उसको जीटीबी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा जी आप लाश ले आए उठा के। मैंने एक ही बात की, मैंने कहा आप ईसीजी करके दिखा दीजिए, अगर जिंदा नहीं है तो मैं वापस ले जाऊंगा। तो जब उन्होंने ईसीजी की तो जिंदा था, और थोड़ा उन्होंने शॉक वगैरह लगाया तो वो उठ के बैठ गया। क्या बात? तो उनके घर वालों का मुझे फोन आ रहा था, हाँ। संटी जी का पोस्टमार्टम मत होने देना है, मैंने कहा वो जिंदा है, ले जाओ आके। क्या? ऐसे तकरीबन मेरे साथ एक नहीं 12-13 हादसे हुए हैं, जिसमें हमने प्रयास किया, लेके गए और बच गया। और मैं सबको कहता हूँ कि आप फर्स्ट एड, हमेशा कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए वहां खड़े होके फोटो मत खींचते रहिए, खड़े होइए, लेकिन हेल्प करिए। आप फोन करिए पुलिस को, एम्बुलेंस को, उसकी जेब टटोलिए, उसमें कोई नंबर मिल जाए उसके घर वालों को फोन करिए, ये असली मदद है। और जितनी जल्दी हो सके, सपोज हो सकता है जाम लग गया हो तो पीछे से एम्बुलेंस ही आगे ना पाए, बिल्कुल। तो अपनी गाड़ी में डाल के ले जाइए। मैं तो सैकड़ों छोड़े हैं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि शंटी जी आप क्यों लेके आए हैं, जी। या मैं तो सीधा कहता हूँ मेरा नाम लिखो जी आप, कोई केस बनेगा मेरे पे बनाना, आप इसको इलाज दो पहले। इंसानियत का नाता तो यही कहता है ना जी। लोग आजकल वो वीडियो बनाने लग जाते हैं हाँ, मोबाइल में, अब हेल्प तो करने के बजाय। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ जी। गया है कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है जो बचाने वाला है उसका कहीं नाम नहीं आएगा, और आ भी जाए तो क्या आफत है जी। अगर आ भी जाता है मेरा नाम तो मुझे क्या आफत है उसमें, मैं सच्ची तो बोलूंगा कि यहाँ गिरा पड़ा था, कौन मार के गया, अगर पता है तो बताओ कौन मार के गया। तो ऐसे जो जिंदा होने वाले हादसे वो तो बहुत हुए हैं, यहाँ तक कि ये बात मैं आपको सुना रहा हूँ, 12-13 साल पुरानी है। मैं आ रहा था तो लक्ष्मी नगर से आगे आके एक व्यक्ति की
मृत्यु बड़े बुरे तरीके से हो गई थी। कंटेनर रहे उसको हिट किया, वो स्कूटी पे था। वो मैं बता नहीं सकता, जो मैंने हालत देखी हुई 2-3 टुकड़े हो गए थे, हालात ऐसे बन चुके थे। अब मैं हैरान हूँ इस बात से कि प्रशासनिक लोग भी वहां खड़े थे, नंगी डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पे, पीछे से जाम लग गया, लोग फोटो खींच रहे हैं। किसी के अंदर इतना दिमाग नहीं आया उस समय कि यार उसको कम से कम ढक तो दो आप एक इंसान चला गया है, उसका अपमान तो मत करो। मैंने अपनी टर्बन को खोला, क्योंकि ये गुरु महाराज ने हमको रक्षा के लिए दी है। मुझे कई लोगों ने बाद में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये भी लिखा कि आपने गुरु जी की पगड़ी को खोल दिया। अरे मैंने कहा गुरु जी ने पगड़ी दी रक्षा के लिए भाई, मजलूमों की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए। और एक लाश पड़ी है, उसको ढक दिया, तो मैंने पगड़ी की शान बढ़ाई है, कम नहीं करी है। तो मैंने तो फट से अपनी पगड़ी खोली और उसके ऊपर डाल के, उसके बाद पुलिस ने अपना कार्य जो करता है, फोटोग्राफी है वो सब उतारा। मैंने कहा कम से कम ढको तो सही यार, एक आदमी बेचारा अच्छे घर का व्यक्ति था। और मैं कहा तो अच्छा हो या गरीब हो चाहे अमीर हो, इंसान तो इंसान है जी। इंसान तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले उनको, हम अगर जिंदा है तो फर्स्ट एड दें, और अगर बचा नहीं है तो कम से कम उसको इज्जत तो दें यार। उसको पता लगे जी वो ट्रक ऊपर से निकल गए, या पता लगे जी लोग फोटो ही खींचते जा रहे हैं फोटो यार। ही खींचते मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो फोटो खींच के भेजते कहाँ हैं? वो फोटो खींच के क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के कि हम जलिए हैं, हम ऐसे लोग भी हैं कि मरे की फोटो खींच रहे हैं, उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं। अरे कम से कम ये तो लिखो फेसबुक पे कि हमने उसकी मदद करी। आप जाइए, उसको हाथ लगाइए, उसकी जेब टटोलिए, उसमें से कोई कार्ड निकालिए, नंबर निकालिए, उनके घर वालों को फोन करिए, पुलिस को फोन करिए, एम्बुलेंस को फोन करिए, जैसे इस गाड़ी ने उनको हिट किया उसका नंबर नोट करिए। तो हमारे अंदर तो जुनून है कि हम तो, मैं तो अपनी गाड़ी में 2-3 शालें कफन लेके चलता हूँ। मुझे पता है कहीं भी लावारिस गरीब, खास करके सर्दियों में बहुत बॉडी मिलती है हमको, बहुत ज्यादा, दिन की 6 भी ठंड 8 की वजह से जो। हाँ, तो ये ईश्वर करा रहा है सब। सर ये आपका एक डोनर सिंह नाम कैसे पड़ा, ये इसके बारे में कुछ बताइए। बस वो ब्लड डोनेट करते करते बन आपका गया। शायद उसमें भी नाम आया कि सबसे ज्यादा बार ब्लड डोनेशन करने सबसे वाले ज्यादा तो नहीं कह सकता, मेरे से ज्यादा वाले कई होंगे, लेकिन एज ए सिख आई एम द फर्स्ट एज ए सिख फर्स्ट सिख इन द वर्ल्ड जिसने सेंचुरी की। डोनेशन। 2019 में मेरी सेंचुरी हो गई थी। और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे अवार्ड दिया, दिल्ली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने मुझे अवार्ड दिया, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन की है उसमें मेरा नाम आया। तो जो अवार्ड दिया गया उसका नाम डोनर सिंह था, क्योंकि मेरी सेंचुरी हो गई थी। अब तो 106 बार हो गया। मैं परवाही नहीं करता था, और 18 साल की उम्र से देता ही जा रहा था, देता रहा, देता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी मैं टेस्ट कराऊंगा, हेमोग्लोबिन मेरा 14 से ज्यादा होगा। नहीं तो बिल्कुल। डोनर सिंह ऊपर वाले ने शक्ति देके बना दिया मुझे। सर एक और जो देश का इतना बड़ा सम्मान है पद्मश्री, सर वो आपको मिला 2021 में। सर उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। जब आपके पास कॉल आया, आप राष्ट्रपति भवन गए, कैसा रहा सर वो अनुभव? मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है, कि मेरे जो टीम है ना, मेरे ड्राइवर्स है, जो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरा परिवार के बच्चे, ये सबकी मेहनत का एक फल है। और जो 25 साल हमारे हो चुके थे, उस 25 साल में जो कुर्बानी थी सबकी, वो कुर्बानी रंग लेके आई है। और हमें तो पता भी नहीं था पद्मश्री क्या होता है, हम क्या अवार्ड के लिए काम करना, हमें क्या पता था कोविड आ जाना है, हमें कैसे पता था? मैं तो 25 जनवरी को सोया हुआ था, जब रात को लेट नाइट मुझे देश के मंत्री जी का फोन आया कि शंटी जी बधाई हो, आपका नाम राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया पद्मश्री के लिए। उसके बाद जब मैं अवार्ड लेने गया तो मुझे राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, उपराष्ट्रपति सारे वहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर जी, बहुत मान सम्मान दिया उन्होंने, बहुत मान सम्मान दिया। गले मिले मुझे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी। इवन मैं जब शमशान घाट पे काम कर रहा था, मुझे रात को वैसे सारा दिन ही फोन आते थे लोगों के, सेलिब्रिटीज के भी। अक्षय कुमार जी का भी फोन आया, धर्मेंद्र जी का, मनोज कुमार जी का, बहुत, मैं तो भूल ही गया सच बोलूं मैं, बड़ी बड़ी हस्तियों का, ऊपर का फोन आया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शंटी जी, जैसा हम सुनते थे आपकी कम्युनिटी के बारे में, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा जी क्या कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। दिन में मैक्सिमम फोन आते थे ऑफिसर्स के या नेताओं के, एक बॉडी पड़ी है जी, संस्कार करा दो, जल्दी करा दो, नंबर 100 चल रहा है, 100 चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि रात को फोन आया कि सर बात करेंगे, तो मेरे ड्राइवर ने फोन मेरे कान पर लगा दिया, मेरे हाथ गंदे थे। तो उन्होंने 3 बातें बोली कि आपको हम लाइव देख रहे हैं टीवी पे, किस प्रकार लावारिस लाशों का आप संस्कार कर रहे हैं, तो सारा देश आपके साथ है, जय हिंद। मैंने कहा सर कौन बोल रहे हैं? तो बड़ा फकर हुआ उस दिन मुझे, यार प्रधानमंत्री जी को फोन कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि
सेवा बेकार नहीं जाती है। पद्मश्री शंटी को नहीं मिला है, पद्मश्री टीम शंटी को मिला है। सर एक और जो आप एफर्ट करते रहते हैं, करप्शन वॉरियर की तरह से भी लोग आपको जानते हैं। कोविड के टाइम पे जो काफ़ी भ्रष्टाचार हुए उसकी आवाज़ आपने उठाई, तो फिर आपके अगेंस्ट एफआईआर भी करा दी गई उसके लिए। 11 एफआईआर 11 एफआईआर करा दी गई। सर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ना ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूँ ज़्यादातर। कहीं भी मुझे लगता है कि ये काम मानवता के खिलाफ है। मेरी बचपन से आदत है, पंजाबी में कहते हैं पंगे लेना। लेकिन मैं उसमें सफल होता हूँ, क्योंकि मैं बोलता ही उसके खिलाफ हूँ जहाँ बिल्कुल पानी जो है सिर से ऊपर चला जाए। हमें फख्र है कि हमारे देश में लोगों ने सेवा करी, सामाजिक लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, कई जगह राजनीतिक लोगों ने भी। जब प्रवासी लोग बाहर जा रहे थे दिल्ली से, तो आप देख रहे होंगे कोई उनको पानी दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कपड़े दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हर व्यक्ति ने अपनी औकात से ज्यादा काम किया, जैसे हम एम्बुलेंस का और शववाहन का काम कर रहे थे। लेकिन एक तबका ऐसा था, भाई 4 लोग मिल गए आपस में, कुछ हॉस्पिटल वाले, कुछ लैब वाले, कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले, कुछ फार्मा कंपनी वाले। उन्होंने कहर डालना शुरू कर दिया उस कोविड के टाइम में। जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए उन्होंने ऐंठा लोगों से। यहां तक कि पीपी किट जो 300-400 रुपए की थी, वो 8-8, 10-10 हजार रुपए की लगाई उन्होंने। पैरासीटामोल जैसी गोली ब्लैक में बिकी, सबको पता है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का भी तो बिका है। ये सब हुए हैं। और 500 वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 का भी तो बिका है। किसने किया है? सब इन चारों लोगों ने मिलकर किया। तो जिस हॉस्पिटल ने भी डेड बॉडी देने से मना किया, मैं वहां जाके बाई हुक और बाई क्रुक डेड बॉडी उठा के देता था। उनको वो बात खलती थी। हम पुलिस बुला रहे हैं, बुला लो जी, अब मिलिट्री बुलाओ, हम वो तब भी लेके जाएंगे बॉडी का। हमारा फंडामेंटल राइट है इसमें। और कुदरती आफ्टर कोविड पद्मश्री के बाद मुझे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कोर ग्रुप में डिफेंडर्स एंड NGO का मेंबर बनाया। पूरे देश में से 10 से 11 मेंबर होते हैं उसमें। तो मैंने पहले आवाज ही उठाई जाती है। तो जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे, चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी, उनको मेरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने कानून लागू कर दिया कि देश के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर किसी की डेथ होती है तो 1 घंटे के अंदर डेड बॉडी उनको देनी पड़ेगी, चाहे बिल 50 लाख का हो। बॉडी नहीं रोक सकते हैं, अंडरटेकिंग लेके बॉडी दे जाएगा वो। अब जैसे ही लोगों को पता लगा हॉस्पिटल वालों का कि अरे कानून ही पास करा दिया शंटी ने, तो धीरे धीरे लोगों ने केस वापस लेने शुरू कर दिए। 11 में से 7 या 8 तो वापस हो भी गए, बाकी भी हो गया तो मुझे पता नहीं है। मैं परवाह भी नहीं करता, मैं जाऊंगा, मैं कोर्ट में खड़ा होऊंगा, पूछूंगा, मैं बात करूंगा, मैं कोर्ट में। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, क्योंकि जो बात हम यहाँ नहीं बोल सकते कोर्ट में बोल सकते हैं। जो मैं कोर्ट में जो फैसला होगा दुनिया सुनेगी उसको। जो भगत सिंह जी ने कहा था ना, जैसे जब पूछा था जज ने कि बम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाया तुमने बम, तो उन्होंने कहा था बम बनाना तो आसान बात है जी, कील ले लो, पोटेशियम ले लो, सल्फर ले लो, कांच ले लो, सुतली ले लो। तो कह रहे खोल के बता रहे हो? कह रहे ये मीडिया खड़ा है, खोल के इसलिए बता रहा हूँ, बच्चा बच्चा देश का बनाएगा बम अंग्रेजों को मारने के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ मुझे खड़ा करें कोर्ट में ले जाकर, मैं बताऊं उनको भी जो जलालत इन्होंने की है। 400 रुपए का जो टेस्ट था, ये बड़ी बड़ी लैब वालों ने 10-10 हजार रुपया लिया यार उसका। यार गुंडा कर दिया है तो यार। हॉस्पिटल वालों ने लाशें नहीं दी लोगों की, पेशेंट को उन्होंने कैदी बना के रख लिया, छुट्टी नहीं करते थे वो। और ये फार्मा कंपनी वालों ने जो कहर ढाया जी, जो दवाइयों के रेट बढ़ाए हैं और नकली दवाइयां बेची हैं, सब ये सब जेल जाने चाहिए सारे, बिल्कुल जाने चाहिए जेल। इनको बख्शवाने चाहिए। जिसका 2 हॉस्पिटल थे, आज 12-15 है दिल्ली के अंदर, चेक करवा लीजिए आप। तो उस चीज में मैं पहले भी खिलाफत करता था, अब भी करता हूं। वो कोविड का समय था, वो लड़ाई का तरीका अलग था। आज लड़ाई का तरीका अलग है मेरा। मैंने 2-3 मुद्दे और पकड़े हुए हैं, जैसे विवेक विहार में एक स्कूल की जगह घेरी हुई है, 700 गज जगह घेर के 1000 बच्चे 700 गज में उसेड़ दिए। जब कोई हादसा हो जाएगा, तो मुखर्जी नगर में हॉस्टल के कोचिंग, अंदर, पीजी के अंदर के अंदर आग लगती है, तो सारे पीजी बंद कर दिए जाते हैं। राजेंद्र नगर में पानी भर जाता है,
सारे पीजी बंद कर दिए जाते हैं, फिर कमीशन बैठता है, फिर टेस्ट, उसकी इंक्वायरियाँ होती हैं। विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगती है, 12 बच्चे होते हैं, जिसमें से 4 को हमने बचाया, 8 मर गए। इंक्वायरियाँ बैठ गई, बहुत सारे हॉस्पिटल बंद हो गए। अरे भाई सरेआम विवेक विहार मेन रोड पे गुरुद्वारे के ठीक साथ में स्कूल चल रहा है, कब्जा कर रखी है जमीन। कब्जा करने के बाद उनको 2 एकड़ जमीन भी मिल गई मयूर विहार में। ना डीडी एक्शन ले रहा है, ना एमसीडी एक्शन ले रहा है, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहा है, ना डिजास्टर मैनेजमेंट ले रहा है, ना फायर ब्रिगेड ले रहा है, ना बिजली वाले ले रहे हैं। आप अपने घर का कोई छज्जा आगे बढ़ा लो तो आप तोड़ने आ खड़े हो जाते हैं। जाएंगे सारे। करप्शन की कोई हद है ना, ये पारे करके जाते हैं। तो मैं पीछे लगा हूँ, तोड़वा के मानूंगा उसको मैं। डिजास्टर होने का इंतजार कर रहे हैं क्या हम लोग? हाँ, यस यस यस। आप 700 गज में एक बच्चा, एक- 1000 बच्चा कैसे गुजर सकते हैं, मुझे समझाइए इसका। ऐसा उसके कौन तो सा रूल कानून है, रिटर्न कानून है जो उसी के हिसाब से होना अच्छा, चाहिए। और बड़ी मेजर बात है कि 2012 से दशमेश पब्लिक स्कूल की एफिलिएशन खत्म हुई पड़ी है। वो बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। कल को उस बच्चे की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी करेंगे, सर्टिफिकेट लगेगा, तो स्कूल ही एफिलेटेड नहीं है आपका, तो फिर भी गुंडागर्दी चला रहे हैं। अब मैं पीछे, ये तो मैं इसकी बात करता हूँ और नेक्स्ट में आता हूँ। एक बहुत बड़ी क्वेश्चन के खिलाफ मैं आप काम कर रहा हूँ इसमें। एक हकीम और डॉक्टर लिखते हैं अपने आप को, एक सज्जन, और वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे ऐड चला रहे हैं अपने, व्हाट्सएप पे भी, कि शुगर का इलाज 1 दिन में खत्म। शुगर, आप नींबू का छिलका खाइए, मीठा सोडा खाइए, शुरू उससे होते हैं। और फिर वो दिखा रहे हैं जी उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। मैंने सारी लिस्ट चेक करी, उनका तो नाम ही कहेंगे भारत रत्न, भारत उनका मजाक है रत्न क्या? भारत रत्न गिने चुने। फिर वो कह रहे हैं मुझे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। फिर मैंने वो लिस्ट चेक करी, राष्ट्रपति जी की फोटो छाप रहे हैं भाई वो सरेआम, प्रधानमंत्री जी की फोटो छाप रहे हैं, योगी जी की छाप रहे हैं, और बड़े बड़े चैनल्स की फोटो छाप रहे हैं, रजत शर्मा जी की छाप रहे हैं, रवीश कुमार जी की छाप रहे हैं, अंजना ओम कश्यप की बोल रही हैं आजकल एआई से बना लेते हैं। मुझे पता है ये सब नकली फोटो है, उनको उन्होंने कोई बाइट नहीं दी है, आजकल वो फेस वगैरह मिला लेते हैं। हो जाता है एआई से। मैंने दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर को, डीसीपी को, एसएचओ को, सबको कंप्लेंट कर दी है रिटर्न में, एफआईआर करा रहा हूँ उसके खिलाफ में। ये तो कोई यार, मुझे बात समझाइए, कानून सबके लिए क्या ना। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया चलाते हैं, मेरा भी सोशल मीडिया है, मैं कोई गाना डाल दूं देशभक्ति का तो कॉपीराइट का लेटर आ जाता है, मुझे सेम डे आ जाता है बिल्कुल। कि आप ये गाना हटाइए, कंटेंट हटाइए, नहीं तो आपकी फेसबुक बंद कर दी जाएगी। अरे जो व्यक्ति सरेआम कह रहा है मुझे भारत रत्न मिला और राष्ट्रपति की फोटो दिखा रहा है, वो कैसे चल रही है वो, इसका मतलब सब मिले हुए हैं ना इसके अंदर। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया के भी कुछ बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं। नकली नकली नाम से फेसबुक आईडी कैसे बन गई वो? जिसने नकली फेसबुक आईडी बना के इतना बड़ा कुछ डाल दिया, तो कल को कुछ हमारे देश के खिलाफ भी डाल सकता है। बिल्कुल, समझिए बात आप। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, मतलब देश के राष्ट्रपति का नाम इस्तेमाल करना। राष्ट्रपति का, भारत रत्न भारत का, रत्न, भारत रत्न के तो नाम बच्चों को स्कूल में रटाए जाते हैं, कितने इतने सेलेक्टेड लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार, नोबेल वाह, प्राइज। नोबेल मिला, मजाक है कोई यार? जैसे तो इसलिए मैं ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ चल देता हूँ। मुझे पता है कि मुझे खतरा भी है इस बातों से, मुझे पता है कि कई लोग मेरे जो जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो किसी को 50 लाख देके बनवा नहीं सकते, मेरे को बना सकते। पर मेरा जुनून है। अगर भगत सिंह के समय में क्रांति और थी, भगत सिंह जी की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ थी, हमारी क्रांति करप्शन के खिलाफ है, सीधी सी बात है। वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीछे नहीं हटता मैं फिर। तो सर, जैसे अब आपकी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल, अगर किसी और राज्य में कोई और युवा आके कहता है कि भाई मेरे को भी शंटी जी जैसे सेवा करनी है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ के कैसे कर सकता है? कोई ऑलरेडी उसका काफी स्टेट्स में हमारे काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में तो वेस्ट दिल्ली भी हो गया है, साउथ दिल्ली भी हो गया है, और इसके अलावा फरीदाबाद में, इधर सब दिल्ली बढ़ता है। एनसीआर तो कवर। हाँ, बढ़ता ही जा रहा है सारा, जी। गाजियाबाद वगैरह सब हो गया, डासना हो गया है, वेव सिटी हो गया है, अब मुंबई में हो गया है हमारा शुरू, अच्छा। जैसे मुरादाबाद में है, आपके मुजफ्फरनगर में है, बढ़ता चला जा रहा है काम। उत्तराखंड में हो गया है। कोई भी अगर शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़ना चाहता है या वो कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो हमारा जो शहीद भगत सिंह सेवा दल का नंबर है 8750674433, आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, हाँ, और 9999979843 इस पे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो QR कोड है वो भी हम इसमें हाईलाइट करेंगे, आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। आप फिजिकली जुड़ना चाहते हैं, अब कई लोग मेरे पास आते हैं, शंटी जी हम ड्राइविंग कर सकते हैं, मैं रोज एक बार एक एम्बुलेंस में आप एक पेशेंट को छोड़ने की सेवा करना चाहता हूँ, आइए। कई कहते हैं जी हम महीने में 10 डेड बॉडी का संस्कार कराना चाहते हैं, लकड़ी हम देंगे, आइए, वेलकम। कोई कहता है हम डीजल देना चाहते हैं एम्बुलेंस के लिए, शव वाहन के लिए, वेलकम। तो ये चीज जुड़ती जा रही है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब कोविड का समय था, जब लकड़ी के लिए हम तरस रहे थे, 66 डेड बॉडी हमारे शमशान घाट में पड़ी थी, लेकिन नहीं, लकड़ी नहीं थी हमारे पास। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, कैसे करेंगे। मैंने फेसबुक पे एक अपनी पोस्ट डाल दी, पूरा दिखाया, गोडाउन खाली है, दिखाया लाशें पड़ी हैं, और सुबह फोन आ गया 5 बजे मुझे कि शंटी जी हमने आपकी ऐड देखी थी, आपकी अपील देखी थी, 8 बजे तक आपके पास ट्रक आने शुरू हो जाएंगी और 1000 टन लकड़ी हम भेजेंगे।
मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं राजू चड्ढा बोल रहा हूँ, वेव सिटी के मालिक से। कमाल है, देखो भगवान खुद चल के आते हैं इस प्रकार से। हमने लंगर लगा दिया लकड़ी का, जो आया लकड़ी फ्री ले लो भाई। गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं थी, हमने जगह मांगी, उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड करा दी राजू जी ने, सन सिटी के अंदर। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ऐसे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, मैंने एक करप्शन और बंद कराई है बॉम्बे के अंदर। एक सज्जन थे जिन्होंने ऐड कर रखी थी जगह जगह पे, इवन देन उन्होंने जो ट्रेड फेयर लगती है वहां स्टॉल लगाया था कि 38,700 रुपए में संस्कार कराए। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, ये तो पूरे प्रोफेशनल हो गया काम। तो जब जांच करी हमने उसकी तो पता लगा कि ये फ्रॉड है। मैं खुद बॉम्बे गया, पूरी उनकी इंक्वायरी करी, कंप्लेंट करी, उसको बंद कराया, और मैंने अपील करी कि जिसका भी कोई नहीं है, वो गरीब है चाहे अमीर है, कहीं कहीं ऐसे लोग भी अमीर है, उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, वो सोचते हैं मर जाएंगे क्या होगा, तो वो अपने बेटे शंटी को याद करें, हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराएं, एक विटनेस करा दे, कभी भी परमात्मा ना करे वो ऐसी बात होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका संस्कार करेंगे। हमारा ये नंबर रहेगा 8750674433 9999979843, ताकि कोई भी माँ बाप अपने आप को अकेला ना समझे। कोई बुजुर्ग है जो सेवा हम कर रहे हैं 30 साल से, ये कंटिन्यू चलेगी। सर आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? बस मैं एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, आज हमारे पुराने समय को देखें तो गुरुद्वारे, मंदिर में, धार्मिक स्थलों में कोई बर्तन रखता था, कोई बिस्तरे रखता था कि दुख सुख में काम आएंगे। आज जमाना थोड़ा एडवांस हो गया, शादियां सारियां बाहर हो रही हैं, घरों में तो होती नहीं। बिल्कुल। तो मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने अपने धार्मिक स्थलों में आप कंसंट्रेटर रखिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखिए, और क्यों नहीं एक एम्बुलेंस को अफोर्ड कर सकते, कसम दे। आप नहीं चला सकते, आप एम्बुलेंस बना के हमारे वाले के लिए हम चलाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, आने वाले, आपने सबने देख लिया कि हम कहाँ खड़े थे कोरोना में। सबने देख लिया कि लाश उठाने वाले बंदे नहीं मिलते थे। सबने देख लिया कि 2-2 दिन वेट करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई। जो एम्बुलेंस का 1000 रुपये होना चाहिए, लोगों ने लाख लाख रुपए लिया उसका। तो इसलिए आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, प्रशासन के ऊपर सारा कुछ निर्भर मत करिए, आप खुद भी तैयारी करिए, जुड़िए, सेवा करिए, और शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़ के आप भी अपने क्षेत्र में सेवा करिए। और अगर आपको लगता है आपके क्षेत्र में कोई भी छोटा बड़ा हादसा हुआ है, तो सबसे पहले जाके आप अपना हाथ आगे करिए, तभी आप एक सफल सेवक बन सकते हैं। मैं अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आपको अपील करता हूँ। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, सर की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, हमें जानते हैं। कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं। हाँ हाँ, करिए, ठोक के करिए। सर आपकी पहली इंस्पिरेशन, फर्स्ट इंस्पिरेशन क्या थी आपकी जब आपने शहीद भगत सिंह सेवा दल चालू किया? किसको मानते हैं अपना आइडियल? एक ही हीरो है मेरा, भगत सिंह। बिल्कुल, नाम से ही जग जा ही रहे हैं। तो अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे आप? पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जो भी बुराइयां शुरू हो रही है, रोजगार ना मिलने के कारण होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में काम नहीं हुए, बहुत स्टार्टअप आए हैं। तो मेरी एक ही तमन्ना रहेगी, बच्चा कोई बेरोजगार ना रहे। बस मुझे बहुत दुख होता है जब वो बच्चे बेचारे वेले घूमते हैं और MBA करके 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांगते हैं। बस एक ही बात है। सर फिल्में देखने का शौक है? बचपन में तो देखता था, और खास करके संदेश वाली, जैसे शहीद पिक्चर मैंने कम से कम 70-80 बार देखी है। मनोज जी की तो वो पिक्चर छोड़ता ही नहीं था मैं, सच बोलूं तो मैं। तो आप उपकार, पूरब पश्चिम, सारी शोर, सारी कल्ट है मतलब। शोर शो मैंने 25-30 बार देखी होगी। बिल्कुल शौक है। सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अगर बचपन की बोलूं तो शहीद है। और आज की आजकल में कोई? आजकल मैं अगर ज्यादा देखता हूँ, नाना पाटेकर जी की जो फिल्में आई, जितनी भी आई है, प्रतिकाद आई है, परिंदा आई है, प्रहार आई है, बहुत अच्छी और लगती है। सर जो बिल्कुल लेटेस्ट जो पिछले 6 आजकल महीने वेब से? सीरीज ज्यादा देखता हूँ मैं तो। अच्छा। अब सच बोलूं तो कोई? मैं हमारे टाइम की जो पिक्चर होती थी देख के, तो लोग वही गाने आज तक गा रहे हाँ हैं। बिल्कुल वही गा रहे हैं। आजकल मैं 1 घंटा रोज रात को इंडियन आइडल देखता हूँ। अच्छा। गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है, क्योंकि बड़ी कमाल की बात है कि 70 साल पुराने गाने भी आज चल रहे हैं। रीमिक्स कर करके उन्हीं को दोबारा सुनना पड़ नहीं नहीं, रहा असली भी है। आ रहे हैं। असली जितने भी हाँ। इतने प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं हम्म, इंडियन आइडल पे, कि हम सोच ही नहीं सकते कि कमाल है भाई। टैलेंट बहुत है बहुत हमारे टैलेंट है, टैलेंट भी है, और उनको मौका भी मिल रहा है। मौका मिल रहा है। सर कोई मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग जो आपका पसंदीदा हो? भगत सिंह जी ने जो शहीद फिल्म में बोला था जज साहब के सामने, कि जज साहब, मौत तो पक्की है, फांसी तो होनी होनी है। और कहते आपको कैसे पता? जज साहब,
आपने तो फांसी लिखी हुई है, अगर फांसी टल गई तो चुन चुन के इतने अंग्रेज मारेंगे, फांसी फिर भी होगी। तो फांसी तो पक्की है। और भगत सिंह जी वही डायलॉग अभी तक नहीं भूलता है। सर अगर भगवान से कुछ मांगना हो आज तो क्या मांगेंगे? अगर जन्म देना है ईश्वर दोबारा इंसान के, तो भारत में देना, हमारे तिरंगे के नीचे देना, बस इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। सर कोई फेवरेट डिश आपकी? मैं सादा आदमी हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ मैं। स्ट्रीट फूड भी खा लेता हूँ मैं तो, कुछ गोलगप्पे भी खाता हूँ मैं तो। अच्छा। और सच बात है, अब तो नई नई चीजें आ गई है, ये वो फास्ट फूड, ये वो। हम तो कुलचे छोले खाने वाले, मटर कुलचे खाने वाले आदमी हैं, क्योंकि स्कूल में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि कुलचे खरीद सके। तो अपनी औकात में रह के सीखा है। आपकी मम्मी की कोई बात जो आज तक आपको याद रह गई हो कोई? देखिए, माँ एक ऐसी चीज है जो उसको आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। वो माँ मेरी, मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहली एम्बुलेंस बनाई, तो मैं मम्मा को मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने अपने बैंक में से जाके 30,000 रुपये मेरे को निकाल के दिया। लेकिन मैं इतना बदकिस्मत और एहसान फरामोश निकला कि मैं 30,000 वापस ही नहीं करे। मैंने उनका सच बोलूं, मैंने सोचा अब दे दूंगा, अब दे दूंगा, दे दूंगा। उन्होंने मांगे भी नहीं और वो चले गए। अब कई बार दिल करता है कि मैं उस 30,000 को उनके नाम से कुछ कर दूं, पर मुझे लगता नहीं है। जो चल रहा है सारा नेटवर्क, उन्हीं के दम पे तो चल रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। जिन्होंने मुझे कहा था कि बेटा बंद मत करिए, करिए काम। लेकिन वो मेरे मन के अंदर एक टीस तो है कि हमें जो अपनी माँ को सुख देना चाहिए था, हम नहीं दे सके वो माँ को सुख। और ये हर इंसान के जीवन की सच्ची बात बता दूं मैं आपको, जीते जी हम कदर नहीं करते हैं। और गुरबानी में भी लिखा हुआ है, जीवित पितर ना माने कोई, मुँह श्राद्ध करावे। कोई फायदा नहीं है श्राद्ध करके लोगों को पूड़ियाँ खिलाने का, हलवा खिलाने का। जिसके घर में माँ बाप, उनकी अगर आप सेवा कर लेते हैं, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगता हुआ हूँ। मैं अपने आप को उसमें कमजोर समझता हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने अपनी अपनी माँ की जो मुझे सेवा करनी चाहिए थी, मैं बचपन से कारोबार में लग गया, फिर सेवा में लग गया, फिर पॉलिटिक्स में लग गया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको संदेश दे रहा हूँ। सर कभी मूवी एक्टर बनने की इच्छा रही कभी? नहीं नहीं, कोई एक्टर वैक्टर नहीं। ये जो एक्टिंग ईश्वर करा रहा है, बहुत अच्छी करा रहा है। लेकिन मेरे पे 2006 में एंजल फॉर द डेड, जो अमेरिका की शलोका फिल्म ने बनाई, उसको जॉर्जिया के जॉय फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिला। और अब मेरे तो बायोपिक बन रही जा रही है। अच्छा। उसका नाम है सिंह सूरमा। आनंद कुमार जी, जिन्होंने जिला गाजियाबाद बनाई थी, वो डायरेक्टर है। उसके स्टोरी बनी चुकी है। खुशी की बात है। सिंह सूरमा। सर फिर आपका रोल कौन प्ले कर रहा है? बात चल रही है उसकी। चल रही है। मेरी दिली इच्छा थी कि अक्षय जी करें उसको, लेकिन अभी डिपेंड करता है उनका समय है नहीं है। और क्योंकि वो ऐसे अच्छे रोल करते रहते हैं अक्षय जी, सामाजिक रोल, मैसेज वाले रोल उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं आज तक, मुझे लगता है वो एक ऐसा इंसान है जो इस समय देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका बिजनेस है, प्रोफेशनल, ऐसे जैसे मनोज कुमार जी की फिल्में लोग नहीं भूलते हैं, अक्षय जी की भी नहीं भूलते हैं। उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने मैसेज में, जैसे पैडमैन बनाई उन्होंने। इस मूवी, ऐसी इस तरीके की मूवी को संदेश देती है, संदेश इंसान देने को। की कोशिश तो पूरी रहती सामाजिकता पे आजकल वो देश के लिए बहुत कर रहे हैं। सर जैसे एक नायक मूवी थी एक दिन के मुख्यमंत्री, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वैसे तो आप 5 साल के लिए बने, सबसे पहला सर आपका काम क्या, एक काम क्या करेंगे आप? स्वास्थ्य के ऊपर काम करना। हमारे, मैं देखता हूँ कि आज भी लाखों लोग किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। डायलिसिस सेंटर नहीं है। एक हॉस्पिटल में जाओ, दूसरे भेजते हैं, दूसरे में जाओ, तीसरे भेज देते हैं, धक्के खाते खाते इंसान मर जाता है यार। कम से कम डायलिसिस की सेवा तो फ्री दे दो यार। मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप उनको छोड़िए। जिनके पास नहीं है उसके बारे में सोचिए। जिनके परिवार में एक व्यक्ति को डायलिसिस हो जाता है, उसका घर भी बिक जाता है, उसकी दुकान भी बिक जाती है, करोड़ों रुपए लग जाता है जी। तो क्यों ना ये सुविधा सरकार दे फ्री में? तो मैं, अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया, आज एक रात का ही दे दे, मैं तो कहता हूँ मैं तो पास करा दूंगा कि हर डिस्पेंसरी के अंदर, और तो और हर मंदिर गुरुद्वारे के अंदर डायलिसिस सेंटर होने चाहिए ना, क्यों ना हो। 10-10 मशीनें सारे लगा दें। ये मेरी एक इच्छा है कि मैं डायलिसिस के ऊपर बहुत काम करूँ। जैसे परमात्मा आपको 5 साल के लिए मौका देगा सर, बिल्कुल देगा। समय आपको पीछे लेके जाए और एक कोई चीज आपके जीवन में चाहे कि वो बदल जाए, आपको बदलने का मौका मिले अपने मैं तो जीवन कहता में। हूँ मेरे को पीछे ले जाए और फ्रीडम मूवमेंट पैदा करें। मैं तो भगत सिंह जी के साथ काम करूंगा जाके, फांसी भी क्यों ना छोड़ूंगा देश के लिए। क्योंकि ऐसे लोग मरते थोड़ा है, अमर होते हैं। आज भी जिंदा है भगत सिंह, आज भी जिंदा है, हर दिल के अंदर जिंदा है। आप पूरी दुनिया का एक सर्वे करा लीजिए और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लिखवा लीजिए, तो भगत सिंह का नाम आएगा। मैं दावे से कह देता हूँ। बिल्कुल। ये जो आजादी मिली है ना, ये शांति शांति से नहीं मिली है, क्रांति क्रांति से मिली क्रांति है। से ही मिली है। और भगत सिंह जी ने जो चिंगारी जलाई, उसके बाद जो मूवमेंट आई, उसके बाद तो परिवर्तन हो गया था सारा। दिल्ली में करप्शन का असली सोर्स क्या मानते हैं आप? कहाँ
कहाँ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जो चीज़ें नहीं सुधर रही जितना सुधरना चाहिए उसे? लोगों के अंदर अज्ञान, अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हॉस्पिटल के अंदर किसी की डेथ होती है, बॉडी देनी पड़ेगी उनको। प्रचार ही नहीं किया किसी ने। एक हॉस्पिटल में बोर्ड नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर। मैं शुरू करूँगा अब ये काम। हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगेगा कि किसी की डेथ होती है तो उसको डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ों की कमी है, इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। और दूसरा एक और पास करवाया है मैंने, वो लागू होने वाला हो चुका है वहाँ से, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, कि किसी भी देश के अंदर शमशान घाट में कोई डेड बॉडी आती है, लकड़ी के पैसे नहीं है, तो शमशान घाट के अंदर संस्कार फ्री होगा। महाराष्ट्र में लागू हो गया है ये। मैं चाहूँगा पूरे देश में लागू हो गया। यार जीना और मरना ये तो फंडामेंटल राइट है इंसान का। मरने के बाद वो कहते हैं ना कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएगा। मर के तो यार उसको कम से कम सुकून दे दो, आप लकड़ी तो दे दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग, अच्छा लोगों को भी, मेरे जैसे कई लोग हैं जो मंदिर पे, गुरुद्वारे पे सोने के पत्रे चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार वो बंदा मरा पड़ा, उसको लकड़ी के पैसे नहीं है उसके पास। जो रिक्शा एक आदमी किराए पे चला रहा है प्रदेश से आके, उसकी यार डेथ हो जाए, 10,000 रुपये होगा क्या उसके घर में से ही? बिल्कुल। तो कहाँ जाएगा फिर वो? इसके ऊपर काम करना है, खास करके राजनीतिक लोगों से, क्योंकि मैं भी तो राजनीतिक टच में रहा हूँ, 3 बार इलेक्टेड भी रहा हूँ। आपकी प्रेजेंस समाज में बहुत जरूरी है। कई लोगों ने कोविड के समय में, चुने हुए नुमाइंदों ने फोन उठाने से मना कर दिया। उससे लोगों को विश्वास कम होता है। और लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ कि जब कोई वोट मांगने आता है तो आप उसका इंटरव्यू लिया करिए। आप क्या कोई किसी को एम्प्लॉय रखते हो ना घर में या ऑफिस में, कहाँ के रहने वाले हो जी, कितना पढ़े हो जी, क्वालिफिकेशन पूछते हैं, कैरेक्टर पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो भाई जो वोट मांगने आता है उससे ही पूछा करो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, पढ़े लिखे कितने हो, समाज सेवा में आज तक क्या किया है। तब जाके वोट दिया करो, तब वो भी सुधर जाएंगे वोट मांगने वाले, काम बहुत करेंगे आपके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने तो। इसके ऊपर मैं चाहूंगा, ये नहीं कि आप अंधभक्त होकर वोट दिए जा रहे हो, आप काम को देख के वोट दीजिए कि उसको कभी बंदा नजर भी आया कि नहीं, आगे भी नजर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं है जैसे काम करना। कई लोगों ने कोविड में फोन नहीं उठाए, अगर वो दोबारा जीत जाते हैं तो आप, उससे बड़ी आपकी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी नहीं होगी अगर आप उनको वोट दे रहे हैं तो। आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आप अपने आप को मरवा रहे हैं, अपने 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 जो आपके क्या बोलते हैं हक है, आप उनको मरवा रहे हैं। तो उससे काम करने की जरूरत क्या है? तो अगर मैंने काम नहीं किया तभी वोट मिल रही है, काम किया तभी मिल रही है, तो काम ना करने वाला भी उत्साहित हो गया फिर तो। क्यों ना? जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 बार एक्सीडेंट कर दे, उसका लाइसेंस कैसे हो जाता है? तो जो बंदा 2-4 बार काम ना करे चलता है, उसको अनफिट कर दो, तब लोगों को काम करना आएगा। ये मेरा कहना है। मैं आपसे बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना समय निकाल के मेरा पॉडकास्ट लिया। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, ठीक है, तो मैं खास करके टीम राहुल जी डिस्कस, इनका जो पॉडकास्ट है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार ये अलग अलग मैटर को, अलग अलग इश्यूज को लेके काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है। ये एक साधन है लोगों तक पहुँचने का। आज मैं आप तक आ रहा हूँ, राहुल जी के थ्रू आ रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ इनका ये सफल पॉडकास्ट हो, और आप जो देखने वाले लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये पॉडकास्ट आप आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, और उसमें अपने संदेश भी दें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, या आगे हमें और क्या करना चाहिए इसके ऊपर, या आप शहीद भगत सिंह सेवा दल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जितेंद्र सिंह शंटी, वो इंसान जो आखिरी सफर में भी साथ देता है, और सेवा क्या होती है शंटी जी से सीखिए। नमस्कार दोस्तों, अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए सवालों के साथ, नए विचारों के साथ। थैंक यू।